Приветствую всех, кто сегодня с нами. Здравствуйте. आज जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन Познакомиться सभी का уже स्वागत है। с नमस्कार। руководителями हम अपने наших प्रसारणों की इस команд разработки श्रृंखला को जारी रख रहे हैं развития जिसमें हम उन क्षेत्रों पर группы काम कर агентств रहे हैं «Известий». जहां Сегодня मार्केटिंग мы कार्यालयों के प्रमुखों से हम बात कर говорим रहे हैं, जहां об यूएसटी ग्रुप की कंपनियां агентстве मौजूद हैं। Discovery, आज हमारे работающем साथ ओलेग जोरेस्की в Дубае. हैं जो Компания दुबई संयुक्त работает अरब अमीरात में и स्थित कंपनी занимается यूस्कवरी के प्रमुख हैं। реализацией проектов यह применения कंपनी транспорта स्ट्रिंग в Ближневосточном ट्रांसपोर्टेशन का и उपयोग करके Ближнеафриканском регионе मध्य и पूर्व अफ्रीका और प्रशांत в क्षेत्रों Азии. में परियोजनाओं को लागू करने का Приветствую. काम करती है। ओलेग, नमस्कार। नमस्कार। Рад вас आपका स्वागत приветствовать. करके हमें खुशी Поговорим हो с रही вами है। сегодня в ситуации такой आज हम काफी нестандартной. असामान्य और Мы अस्थिर स्थिति में बात कर रहे знаем, हैं। что हम जानते हैं कि в रайоне Персидского पर्शियन की залива खाड़ी यानी फारस की ведутся खाड़ी боевые действия, में ведется वर्तमान में разведка, सक्रिय ведется सैन्य कार्यवाहियां हो разведка. रही हैं। Там मिसाइलें फट रही हैं, ड्रोन फट रहे हैं, ведутся целый ряд और ये वही जगह है जहां पर आप अभी операций. हैं। Как और कई отражается परियोजनाएं на темпах जिनकी आप работы निगरानी करते हैं и वो स्थित हैं। на तो ये перспективе. काम की गति और सामान्य तौर पर वर्तमान में पहलों को लागू करने की संभावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? जी हाँ, बेशक। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूं कि ऐसा माहौल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान देता है, बल्कि ऐसा माहौल बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विनाश में योगदान देता है। लेकिन एक दार्शनिक घटना के रूप में जहां पर विपरीतताओं में एकता और संघर्ष का रूप सामने आता है, तो ये बिल्कुल लागू होता है कि अब बुनियादी ढांचे पर आपसी हमलों जैसे मुद्दा पैदा होते हैं, और ऐसे जगहों पर जहां पर यूएई है और लॉजिस्टिक्स में समस्याएं पैदा होती हैं, तो ये कहने के पूरे आधार हैं कि खाड़ी देशों की सरकारें जो अब अपने लॉजिस्टिक्स का मूल्यांकन कुछ अलग तरीके से करने लगी हैं, और जो परियोजनाएं हमारे पास थीं जिन पर हमने संभावित ग्राहकों के साथ चर्चा की थी, मुझे लगभग यकीन है कि एक बार जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आपको शायद याद होगा कि शारजा में हमने शारजा और खोर फक्कन को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत की थी, और ये जो समाधान था ये सुनिश्चित करने के लिए था कि शारजा और दुबई की आपूर्ति होती रहे। वे अमीरात जो अरब की खाड़ी की ओर स्थित हैं और उनकी आपूर्ति ओमान की खाड़ी के रास्ते से सुनिश्चित की जानी थी, जो कि अब अवरुद्ध है, वर्तमान में बंद है। तो जब हालात सामान्य थे तब बड़े बड़े कंटेनर ऑपरेटर जैसे कि मर्स्क और कॉस्को, इनकी आपसी मिलीभगत और साजिशों के कारण उन्होंने खोर फकन की बंदरगाह को छोड़ दिया था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खोर फकन की बंदरगाह पूरी तरह से लावारिस या सुनसान हो गई थी, लेकिन वहां पर कंटेनरों की आवाजाही काफी घट गई थी। और अब मौजूदा हालात को देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अमीरात की लॉजिस्टिक्स या रसद जो है वो उसकी आपूर्ति केवल होमुर्स की खाड़ी पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। और अगर हम इतिहाद रेलवे को देखें तो वो वास्तव में कितनी संचालित या ऑपरेशनल है ये अभी भी साफ नहीं है। तो ये बस एक उदाहरण है कि किस इस बात की पूरी संभावना है कि खोर फंकन बंदरगाह से शारजा तक एक कंटेनर लाइन बनाने के विचार पर फिर से काम शुरू किया जाएगा। अब इसके अलावा जाहिर ये भी है कि जो स्थिति इस समय दुबई और रस अल खैमा जैसे यूएई के आकर्षक पर्यटन स्थल वाली छवि को काफी नुकसान भी पहुंचा है। उनकी साख को जो धक्का लगा है उसकी भरपाई इन सभी सैन्य गतिविधियों के खत्म होने और शांति समझौतों के हस्ताक्षर के बाद पर्यटन क्षेत्र में भारी निवेश के जरिए से करनी होगी। तो पहले से इस चीज के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विशेष रूप से पर्यटन के विकास और नई आकर्षक परियोजनाओं के लिए अलग से अतिरिक्त बजट आवंटित करेगी, और हमारी परियोजनाएं जो है वो सीधे तौर पर यहाँ यूएई के पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। तो देखा जाए तो बेशक जो युद्ध है वो नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अच्छा नहीं है,
लेकिन दूसरी तरफ यही युद्ध जो है उन कमजोर कड़ियों को और कमियों को भी उजागर कर देता है, जिन्हें आगे चलकर दुरुस्त करना या सुलझाना बहुत जरूरी होगा। और इसीलिए उन तमाम मुश्किलों के बावजूद जिनसे हम गुजर रहे हैं, जैसे कि अभी परसों ही दुबई पर हमले हुए थे, और मेरा मानना है कि कोई भी समस्या ना केवल एक कठिनाई होती है बल्कि एक चुनौती और एक अवसर भी साथ लेकर आती है। और इसीलिए जाहिर है कि हमें अपना पूरा ध्यान उन अवसरों का लाभ उठाने पर देना चाहिए। जी, मैं समझ गया। मैं यहां पर आपकी बात से भी सहमत हूं, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ऊर्जा संसाधनों के निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता, जो कि यूएई के देशों की अर्थव्यवस्था में साफ झलकती है, मौजूदा हालातों के संदर्भ में अपने कमजोर और संवेदनशील पक्षों को भी उजागर करती है। और इसका सही विकल्प वही बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए पुनः मूल्यांकन की इस घड़ी में इन परियोजनाओं को निश्चित रूप से एक नई गति और प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए आइए दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मेरा सुझाव है कि हम उन पहलों की तरफ चर्चा करें जो कि वर्तमान में हमारे पास हैं, जिन्हें आपके प्रयासों से आगे बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप हमें संक्षेप में जानकारी दें कि प्रत्येक क्षेत्र में अभी क्या प्रगति हो रही है। हम दुबई से शुरुआत करते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने काफी समय से बात नहीं की है। ये 2018 से चल रहा है, जब समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, और फिर पूर्व टेंडर से लेकर टेंडर तक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुझे पता है कि पिछले साल के अंत में आपकी कई बैठकें और चर्चाएं हुई, और इस साल की शुरुआत में भी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हुई। तो इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए, काफी दिलचस्प होगा। देखिए, जहां तक दुबई की बात है, असल में उन प्रौद्योगिकी के अंदर हम फाइनलिस्ट बन गए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। सिस्ट्रा, जो कि एक बड़ी फ्रांसीसी कंसल्टिंग कंपनी है, और उसने अंतिम चरण तक पहुंचने वाली सभी प्रौद्योगिकियों को एक तुलनात्मक विश्लेषण किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कौन सी प्रौद्योगिकी बेहतर है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट को हासिल करने का हमारे पास प्रबल अवसर है। यह भी एक पर्यटन परियोजना है, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि अब पर्यटन परियोजनाओं को शायद अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट के संबंध में दुबई परिवहन मंत्रालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और इस परियोजना को दुबई के बजट फंड यानी सरकारी फंडिंग के जरिए लागू किया जाना है। ये काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो दुबई क्रीक के चारों ओर लगभग 27 किलोमीटर लंबी है। ये दुबई के भीतर एक लेगून की तरह है, और वर्तमान में हमारे सामने दो मुश्किलें हैं। एक तो ये कि युद्ध अभी चल रहा है, और दूसरा मुद्दा ये भी है कि दुबई अब एक मेट्रो लाइन का निर्माण कर रहा है। अब ये बहुत बड़े बड़े निवेश हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेट्रो की लागत लगभग $180 मिलियन प्रति किलोमीटर है। ये आधिकारिक तौर पर घोषित की गई लागत है, इसलिए बजट पर एक गंभीर बोझ है। यहाँ पर दुबई में काम तो जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और फिलहाल ब्लू लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू करने पर भी उनका पूरा ध्यान होने की वजह से उम्मीद से काम थोड़ा धीरे चल रहा है। इसके बावजूद भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मैं समझ गया। और संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और आसपास के देशों यानी पर्शियन गल्फ के देशों में वर्तमान में और कौन सी अन्य परियोजनाएं मौजूद हैं? देखिए, मैं अभी नामों का खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन यूएई के ही एक अमीरात में हमारा एक प्रोजेक्ट है, जहां वहां के शासक का पहले से ही हमें समर्थन प्राप्त है, और परिवहन निदेशालय भी इसका पुरजोर समर्थन कर रहा है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही इसकी घोषणा भी करेंगे। ये एक रियायत परियोजना है यानी कंसेशन प्रोजेक्ट है, जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है।
हमारे पास ऐसे निवेशक हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार हैं और हमें एमिरेट्स के स्तर पर भी पूरा समर्थन प्राप्त है। जाहिर है कि किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना की तरह बहुत कुछ पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर भी निर्भर करेगा। परंतु मेरा मानना यह है कि यदि शासक का सीधा समर्थन हो तो इन मुद्दों को कहीं अधिक तेजी से हल किया जा सकता है। और अभी हमारा ध्यान इसी पर केंद्रित है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। हमारे पास अबू धाबी और अन्य अमीरात से भी अनुरोध आए हैं, लेकिन अगर हम गंभीर रूप से अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल दो मुख्य परियोजनाएं हैं, एक दुबई की और दूसरी जिसकी हम जल्द ही घोषणा करने वाले हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी कई अनुरोध मिल रहे हैं। वहां एक बड़ी सरकारी परियोजना है जिसका नाम अभी मैं उजागर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसका कोई वास्तविक विकल्प नहीं होगा और अंततः यह हमारे पास ही आएगी। यह एक बड़े स्तर की क्षेत्रीय विकास की परियोजना है जहां कारों को चलने की अनुमति नहीं होगी। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसके केंद्र में स्टेडियम या कॉन्सर्ट हॉल होगा। लोगों को वहां लाने और ले जाने की जरूरत होगी। यदि कारों को इस क्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के अलावा और कोई समाधान नहीं बचता। हालांकि इसमें भी कुछ समय लगता है। चूंकि यह सरकारी बजट की फंडिंग यानी कि वित्त पोषण है, इसलिए कई स्तरों पर मंजूरी और स्वीकृतियां की आवश्यकता होती है, परंतु हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वर्तमान में भारत में भी कुछ परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन का काम कर रहे हैं। तो क्या हम अब भी दूसरे क्षेत्रों या रीजन्स की तरफ बढ़ गए हैं? जी हाँ, यह भी एक पर्यटन परियोजना ही है, लेकिन इसका नाम मैं उजागर नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भारत के एक राज्य के स्तर पर सरकारी फंडिंग शामिल है और आप जैसा जानते हैं कि जहां भी सरकारी पैसा लगा होता है वहां दुर्भाग्य से हर काम में समय ज्यादा लगता है। फिर चाहे वो मंजूरियां हो, टेंडर से पहले की कागजी कार्यवाही हो या और कुछ चीजें, और इसमें समय लगता है। हम लोगों को स्टेशनों की जगह भी बदलनी पड़ी क्योंकि एक जमीन का हिस्सा पहले से ही किसी और का था और हमें उसकी जगह दूसरा विकल्प दिया गया। तो इन सभी चीजों को हफ्ते और महीने का समय खिंच जाता है, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका नतीजा सुखद ही होगा। जी धन्यवाद। तो ये बताइए कि नेपाल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? हम जानते हैं कि वहां पर एक गंभीर फोर्स मेजोर यानी कि अप्रत्याशित घटना की स्थिति बनी थी जिसने हमें अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू हो चुका था और हाल ही में ये काफी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था। कृपया संक्षेप में बताएं कि हम चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। देखिए, नेपाल परियोजना असल में इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ सही दिशा में तो बढ़ रहा है, लेकिन इसमें समय लगता है। नेपाल में प्रभावी रूप से हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इंजीनियरिंग डिजाइन का चरण भी पूरा कर दिया था, लेकिन यह परियोजना निजी निवेश पर आधारित थी और जब वहां क्रांति शुरू हुई तो निवेशक के साथ काम रोकना पड़ा। दुर्भाग्य से देरी की मुख्य वजह यही रही। इसके बावजूद कुछ सकारात्मक घटनाक्रम भी हुए हैं। नेपाल की स्थिति अब स्थिर हो गई है और वहां सांसदीय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो पार्टी और लोग जीते हैं वे प्रगतिशील हैं और नवाचारों को अपनाने की ओर झुकाव भी रखते हैं, विशेष रूप से परिवहन के क्षेत्र में। वे हमारे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं और इनमें से कुछ तो वही लोग हैं जिनके साथ हमने क्रांति से पहले काम भी किया था। अब चूंकि चुनाव हाल ही में हुए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि स्थिति बहुत ही जल्दी सामान्य भी हो जाएगी। नेपाल में कुछ सरकारी परियोजनाएं भी हैं जिनमें काठमांडू घाटी में मेट्रो लाइन या रेल परिवहन की फीजिबिलिटी स्टडी और उसके बाद उसके निर्माण के लिए टेंडर में भाग लेने की संभावना भी बहुत अच्छे से शामिल है।
अब हमें निश्चित रूप से विराटनगर शहर की ओर वापस लौटना होगा, जहां हमारी एक कंसेशनल प्रोजेक्ट यानी कि रियायत परियोजना भी थी। ये उन कुछ परियोजनाओं में से एक है जो व्यवहारिक रूप से बहुत लाभदायक थी। हमने इसका पेबैक की गणना की है। ये वास्तव में बहुत फायदेमंद है, इसलिए हम निश्चित रूप से इस पर वापस लौटेंगे और काम जारी रखेंगे। वहां यात्रियों के आवागमन बहुत अधिक हैं। तकनीकी रूप से लाइन बिछाना संभव है और ये एक सीधी रेखा है और जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की भी कोई समस्या नहीं है। ये परियोजना बहुत ही आशाजनक है। इसके अलावा वहां कई अन्य संभावित परियोजनाएं भी हैं और नेपाल में अब आखिरकार स्थिरता भी आ रही है और हमें वहां वापस जाकर अपने काम को जारी रखना होगा। इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें, अवसर भी Спасибо. Так, मौजूद еще हैं। дальше двинемся, так вот по карте, если смотреть, да. बहुत बहुत धन्यवाद На अलग। अब Тайване. नक्शे पर अगला नाम ताइवान का है। वहां क्या स्थिति है? На Тайване тоже обстоят дела. Опять же, все это देखिए, двигается. ताइवान में भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, определенное время. लेकिन इसमें समय लगता है। На Тайване वहां पहले से ही 2 सार्वजनिक सुनवाइयां हो चुकी हैं। दोनों ही सुनवाइयों में हमने सफलतापूर्वक अपने प्रोजेक्ट का पक्ष रखा और हमें मंजूरी भी मिल गई। हमें उम्मीद है कि मार्च के अंत या अप्रैल में इंजीनियरिंग डिजाइन अनुबंध पर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। подписание уже контракта. सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। केवल एक चीज जिसमें बहुत समय लगता है वह है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, जिसे हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यह परियोजना क्षेत्र एक राष्ट्रीय प्राकृतिक उद्यान है। एमिरेट्स प्रोजेक्ट में भी एक बारीकी है। который вот я упомянул. Там यहाँ एक प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र में परियोजना स्थित है और इसके लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी को प्राप्त करना अनिवार्य होता है। говоря о वैसे जब हम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं думаю, तो наш транспорт, он как бы तो हमारी तकनीक या प्रौद्योगिकी प्रकृति में सबसे कम हस्तक्षेप करती है। то есть पर्यावरण के लिए ये सबसे कम आक्रामक भी है। инвазитивный, да? हम такой, पेड़ों को invasion на английском. Инвазивный. काटने या बड़े कॉरिडोरों को साफ करने Наименее या инвазивный. फिर बड़े पैमाने पर मिट्टी के काम करने, Invasion — это вторжение, да. Он наименее инвазивный. पाइपलाइनों या बिजली की लाइनों को हटाने Рубить या फिर под что-то, да. विशाल पुलों को बनाने की हमारी परियोजनाओं में आवश्यकता नहीं होती है। Инвестиционных работ. Нам не надо перекладывать там имеющиеся коммуникации. इसीलिए Нам не надо हमारी जो प्रौद्योगिकी है या तकनीक जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों में यानी कि नेशनल पार्क्स और प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों Она как раз जैसे कि नेचुरल रिजर्व्स के еще одно लिए заимствование, да, बहुत ही अनुकूल है। к вот जी हाँ, ये काफी ज्यादा अनुकूल है। Да, спасибо, Олег Маркович. Ну, я просто тогда перечислил, упомянул. धन्यवाद आपका ओलेग। मैं उन क्षेत्रों की सूची देता हूं जहां हमने Камбоджа, हाल ही में सक्रिय रूप से काम शुरू किया है। Малайзия, कंबोडिया, एल साल्वाडोर, मलेशिया, यहाँ तक कि होंडुरास, ये वो देश हैं जहां यूस्कवरी कंपनी ने सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। загибать пальцы, то мы, значит, यदि हम सारांश में कहें तो निकट भविष्य में यूएई में एक परियोजना की घोषणा की उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि दुबई परियोजना की तुलना में ये अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। दुबई का प्रोजेक्ट अभी भी प्रगति पर है। И, फिर भारत और नेपाल हैं जहां स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है। всё. वहां की नई सरकार वैश्विक स्थिति और घरेलू राजनीतिक माहौल Она दोनों के साथ तालमेल बिठा रही है। к और ताइवान, हमें वहां भी निकट भविष्य में एक घोषणा की उम्मीद है। в самое ближайшее время объявит. लेकिन ये सभी, अगर हम इनकी तुलना करें तो ये तुलनात्मक रूप से छोटी परियोजनाएं हैं। Скажем, расширить मैं इसके दायरे को थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा। и हम говорить जानते हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज और यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज अब विस्तार के यानी कि स्केलिंग के चरण में पहुंच रही है। у нас уже в работе. पहले प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और पहले अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब मुख्य कार्य बड़े स्तर पर विस्तार यानी कि स्केलिंग करने का है। Логика инфраструктурно-логистических यहाँ 2 मुख्य दिशाएं हैं।
पहली छोटी परियोजनाएं और दूसरी बड़े बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का तर्क, जिसके बारे में अनातोली यूनित्स्की ने बात की है। ये ऐसी व्यापक परियोजनाएं हैं जिनमें न केवल परिवहन बल्कि ऊर्जा, आवश्यक बुनियादी ढांचा, उद्योग और कृषि भी शामिल हैं, यानी कि एक संपूर्ण क्षेत्रीय विकास, कॉम्प्रिहेंसिव टेरिटोरियल डेवलपमेंट। यदि हम आपके क्षेत्र की बात करें तो आप किन प्रमुख परिवहन अक्षों को आशाजनक मानते हैं? वियतनामी अक्ष के अलावा, जिसका अनातोली यूनित्स्की ने पहले से ही उल्लेख किया है, यानी कि हनोई हो ची मिन्ह मार्ग और उस मार्ग उस मार्ग के साथ क्षेत्रों का विकास। क्या आप इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं? Напомню, что я автор статьи науки. देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली कॉन्फ्रेंस में मैंने जो वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत किया था, मैं उसका लेखक हूं। इसका शीर्षक है त्वरित विकास का ट्रांस अफ्रीकी क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर, ट्रैफकॉर। Как раз-таки ये सटीक रूप से एक सीमा पार यानी क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर है, और जाहिर है конечно же, कि जब तक हम इस तरह के बुनियादी ढांचे और परिवहन गलियारों की बात करते हैं तो कई कारणों से सबसे पहले अफ्रीका का नाम ही दिमाग में आता है। ну, औपनिवेशिक अतीत यानी कॉलोनियल पास्ट से शुरू करके इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन वास्तव में आज अफ्रीकी देशों की मुख्य समस्या, जिसने न केवल विकास को धीमा किया है बल्कि मेरी राय में अफ्रीका के विकास को काफी हद तक रोक भी दिया है। остановили развитие Африки. Африка это континент на самом деле. अफ्रीका वास्तव में भविष्य का महाद्वीप है। इसके पास सब कुछ है, विशाल मानव संसाधन, कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का भारी भंडार, और साथ ही साथ कृषि के लिए जबरदस्त संभावनाएं भी हैं। ये सचमुच भविष्य का महाद्वीप है, लेकिन इन सब के बावजूद यह महाद्वीप गरीबी, बीमारी, युद्ध और अन्य कठिनाइयों से जूझ रहा है। Просто остановила развитие. और Это लогистика. और यह मुख्य Страны, और एक मुख्य कारण जिसने अनिवार्य रूप से अफ्रीका का विकास रोक दिया है वह है लॉजिस्टिक्स। фактически отрезаны от цивилизации. और जो देश लैंडलॉक्ड हैं और जिनकी समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है, वे प्रभावी रूप से सभ्यता से कटे हुए हैं, और ऐसे देशों को अवसर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा वैज्ञानिक लेख सटीक रूप से इसी बारे में है। तो यहाँ पर सेनेगल में डकार के बंदरगाह के माध्यम से नाइजर, बुर्किना फासो और माली को जोड़ना है। Страны просто ये अत्यधिक अविकसित और गरीब देश हैं, संभवतः न केवल अफ्रीका में बल्कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैं। और फिर भी ये देश सचमुच सोने, हीरे, यूरेनियम और अन्य संसाधनों के विशाल भंडार पर बैठे हुए हैं, लेकिन वे इन सामानों को सामान्य रूप से निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि वहां कोई लॉजिस्टिक्स परिवहन मार्ग उपलब्ध नहीं है। нет ни одного железного. मैं ये कहना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए इस समय अफ्रीका में लगभग 140 किलोमीटर से लंबी कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर को दर्शाता है। 3 контейнера на моей прошлой работе. मैं अपने अनुभव से एक उदाहरण दे सकता हूं। Из порта मेरी पिछली नौकरी के दौरान हमने एक बार दुबई से चैड के लिए 3 कंटेनर भेजे थे। и доставка वे कंटेनर नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह से चाड के एनजमीना तक गए थे। $14,000. ये कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, Стоимость पर फिर भी उन्हें पहुंचने में 4 महीने लग गए, और साल 2014 में प्रत्येक कंटेनर की डिलीवरी की लागत लगभग 12 से 14 हजार डॉलर तक आई थी। действует на तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में निर्माण सामग्री की लागत, जो बिल्डिंग मटेरियल्स की निर्माण का खर्च और जीवन के समग्र स्तर कैसे प्रभावित करती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मेडागास्कर में के एक क्षेत्र है एंटोनारिवो में निर्माण सामग्री की कीमतें व्यवहारिक रूप से दुबई के समान ही हैं, जबकि वहां का वेतन जो है दुबई के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। लोग झोपड़ियों में रहते हैं
और लगभग कुछ भी वहन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आयात किया जाता है वो बहुत अत्यधिक महंगा है और परिणाम स्वरूप वह कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते और अनिवार्य रूप से कोई निवेश भी नहीं आता। तो कठिनाई का ये दुष्चक्र लगातार कड़ा होता जाता रहता है और तोड़ने का एकमात्र तरीका उन यही है कि उन देशों को समुद्र तक पहुंच देना जो महाद्वीप के केंद्र में स्थित है या जिनके पास समुद्र तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है, शायद मैं एक अकेला समझदार व्यक्ति नहीं हूं, यह विचार कई लोगों को भी आया होगा, लेकिन किसी वजह से कोई भी इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाया है। इथियोपिया ने एडिस अबाबा को जिबूती से जोड़ने की कोशिश की। इथियोपिया ने भी प्रभावी रूप से लैंडलॉक्ड है, तो वहां भी कई प्रयास हुए हैं। माली ने भी अपनी राजधानी को डकार से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह रेलवे लाइनें शायद ही काम करती हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय आबादी जो है वो पूरी तरह से उसको अनदेखा कर दिया जाता है। जब हम अफ्रीका में रेलवे के ऊपर होने वाली तोड़फोड़ को परिवहन की मुख्य समस्या बताते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। आप जो कुछ भी बनाते हैं उसे सचमुच लगभग तुरंत ही खोल दिया जाता है और चुरा लिया जाता है। याद कीजिए फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर में कैसे एंटोनोव विमान के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए गए थे। रेलवे के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। उसकी रखवाली करना संभव है क्योंकि आपको इतने सारे रक्षकों की, गार्डों की आवश्यकता होती है कि परियोजना तुरंत ही व्यावसायिक रूप से घाटे का सौदा बन जाती है। और बहुत सारे लोग इसे स्थानीय आबादी को दोष देते हैं, लेकिन ये गलत है। खुद को उन लोगों को जगह पर रख कर देखिए। उनके पास कोई नौकरी नहीं है, वे पूर्ण गरीबी में हैं और उनके पास खोने के लिए मूल रूप से कुछ भी नहीं है। और अचानक उनकी जमीन पर एक रेलवे बना दी जाती है जो वहां पर रहने वाले लोगों पर रत्ती भर भी ध्यान दिए बिना एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मिनरल्स को, ओर को, सोना और यूरेनियम को पहुंचा रही है। अब ऐसी स्थिति में गुजरती ट्रेनों को लूटने या रेलवे को नष्ट करने के अलावा आपको किसी मार्क्सवादी या अराजकतावादी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय आबादी को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कुछ अधिकारियों को इससे फायदा ही मिलता है और यही कारण है कि परिवहन बुनियादी ढांचे के प्रति ऐसा नजरिया पैदा होता है। स्थानीय लोग और जनजातियां इसे अपने क्षेत्र पर आक्रमण, संसाधन के दोहन और अपनी जमीन के शोषण के रूप में देखते हैं। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका एक अलग समाधान पेश करना है। ये अलग समाधान क्या हो सकता है? ये अलग समाधान जो है वो एक बुनियादी ढांचा और परिवहन गलियारा, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बोलते हैं। जब लॉजिस्टिक्स मार्ग केवल एक ऐसी रेलवे लाइन ना हो जिससे किसी और की ट्रेनें गुजर रही हो, बल्कि वह एक व्यापक क्षेत्रीय विकास प्रणाली भी हो और उसी का हिस्सा हो, जो स्थानीय आबादी को सामान्य रूप से जीने का एक अवसर दे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब इस कॉरिडोर के साथ बस्तियां यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स बसाई जाती हैं, जब वहां नवाचारी कृषि का विकास होता है और जब उद्योगों का विस्तार होता है, यदि समुद्री बंदरगाहों तक लॉजिस्टिक्स पार्क्स के कनेक्शन बन जाते हैं, संपर्क बन जाते हैं, तो उद्योग और कृषि स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। तब उन देशों की आबादी इस बुनियादी ढांचे और परिवहन गलियारे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल हो जाती हैं। वे अब इसे किसी बाहरी चीज या आक्रमण के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपने जीवन के हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। लोग इस प्रक्रिया में भागीदार बन जाते हैं। यह मेरा पूरा विश्वास है कि अफ्रीका और शायद दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए विकास की समस्या को हल करने का यही एकमात्र सही तरीका भी है। और मेरे वैज्ञानिक लेख में प्रस्तावित यह ट्रांस अफ्रीकी क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर और भी आगे जा सकता है, नाइजर से चैड होते हुए सूडान तक और फिर लाल सागर यानी रेड सी तक।
А в उस स्थिति में यह केवल एक सीमा पार कॉरिडोर ही नहीं बल्कि एक अंतर महाद्वीपीय यानी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कॉरिडोर भी बन जाएगा из Красного моря, और скажем, इससे северного माल Моря, को रेड सी यानी लाल सागर को मूल रूप से मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से अफ्रीका के अटलांटिक तक पहुंचाया जा सकेगा जिससे पूरे महाद्वीप का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह समाधान न केवल व्यावसायिक परियोजनाओं को प्रभावित करेगा बल्कि ये उस पूरे महाद्वीप की किस्मत को बदल सकता है जो वर्तमान में अत्यंत कठिन परिस्थिति में है। इन देशों को देखिए, सूडान को, चाड को, यहाँ पूर्ण गरीबी है, फिर भी उनकी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों को देखते हुए वे बिल्कुल अलग तरीके से जी सकते थे। तो युगेनी, जब हम इस तरह के बुनियादी ढांचों और लॉजिस्टिक्स गलियारों की बात करते हैं तो वास्तव में आपने मेरे लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय को छू लिया है। बिल्कुल, वास्तव में यहाँ जबरदस्त संभावनाएं हैं। आपने कहा कि अफ्रीकी भविष्य का महाद्वीप है। यदि हम परिवहन और बुनियादी ढांचे गलियारों यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स की बात करें तो अफ्रीका की जलवायु निर्माण कार्य के बिल्कुल अनुकूल है। हाउसिंग काफी रिफायती हो सकती है। हम जानते हैं कि यहाँ सदियों से बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खेती की गई है जिसके कारण शुरुआती दौर में बहुत उपजाऊ रही मिट्टी अब पूरी तरह से खत्म और खराब हो चुकी है। इसीलिए फसलों की पैदावार कम हो गई है और इसीलिए अनातोली निस्की के यूटेरा उत्पाद के साथ जो प्रस्ताव दे रहे हैं वह सटीक रूप से पुनर्स्थापन कृषि यानी रिस्टोरेटिव एग्रीकल्चर का एक समाधान है और अफ्रीका को वास्तव में इसी की जरूरत है। अफ्रीका में ऊर्जा की समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। वहां ब्राउन कोल के विशाल भंडार हैं और यूएसटी परिवहन ओवरपास एक बिजली पारेषण लाइन यानी पावर ट्रांसमिशन लाइन के रूप में भी काम कर सकती है। हम एक को दूसरे के साथ एकीकृत कर सकते हैं और एक पानी की पाइपलाइन भी। जी हाँ, और एक पानी की पाइपलाइन भी। धन्यवाद ओलेग। आज हमारी बातचीत बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक बातचीत रही है। इससे मुझे उन शुरुआती सभ्यताओं के बारे में याद दिला दी है जो मेसोपोटामिया में दजला और फरात की नदियों के किनारों पर विकसित हुई थी। और जब आप भविष्य की सभ्यता, भविष्य के महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यह बहुत संभव है कि भविष्य भी संचार की रेखाओं यानी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के साथ ही उभरेगा। बस इस मामले में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन ही ये एक रेखा होगी। भविष्य का रास्ता सचमुच एक सड़क से होकर ही गुजरता है। अब हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिलचस्प बात है। आपने इस परियोजना को विकसित करना शुरू किया। हमने मिन्स्क में यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज में भी इस कार्य में भाग लिया था। पिछले साल एक काफी बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई थी जो अनिवार्य रूप से एक प्रारंभिक फिजिबिलिटी स्टडी थी। फिर आपने वह रिपोर्ट लिखी, उसका आपने उल्लेख किया और एक सम्मेलन में और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया जिसमें यूएन और यूनेस्को के मंच भी शामिल थे। क्या आज इसकी कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? क्या अफ्रीकी देशों की ओर से इसमें कोई रुचि दिखाई दे रही है? आप जानते हैं, प्रतिक्रिया मिल रही है। उदाहरण के लिए सेनेगल से एक पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है वो शारजा में हमसे मिलने आया था। इसमें विभिन्न शहरों के मेयर भी शामिल थे। मैं इसे सीधे तौर पर हमारी पहल से तो नहीं जोड़ूंगा। हो सकता है कि एक संयोग हो और शायद नहीं भी, लेकिन हाँ, ये जरूर था कि सेनेगल के मेयर आए और उन्होंने हमारे परिवहन तंत्र को देखा। वे इन विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए। उनमें से कुछ ने इन विचारों को और उच्चतम स्तर तक ले जाने का भी वायदा किया, क्योंकि जाहिर है कि इसके लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है और इस तरह के बुनियादी ढांचे और परिवहन गलियारों के निर्माण के लिए कई देशों के बीच में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और हमारे मामले में इसका मतलब है कि कम से कम 4 देश और 4 सरकारें हैं। स्थिति इस तथ्य से कुछ आसान हो गई है कि इनमें से 3 देश अब तथा कथित अलायंस ऑफ सोहेल स्टेट्स के साथ एकजुट हो गए हैं। अब यह भी मददगार है कि इस क्षेत्र में अब रूस द्वारा सक्रिय रूप से इसे विकसित किया जा रहा है। इसीलिए हमें इस विचार को न केवल अफ्रीकी देशों के स्तर पर बल्कि बड़ी एजेंसियों
на месте. बड़ी 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 एजेंसियों के माध्यम से भी बढ़ावा देने के बारे में हमें इसके बारे में Компаниями, которые заинтересованы सोचना в चाहिए। разработке урановых месторождений. जैसे कि Там оптимально находится. उदाहरण के लिए इस पर रॉसएटम के साथ चर्चा की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यूरेनियम भंडार को विकसित करने में रुचि रखती है और इस क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय है। हमारे पास लंबी दूरी तक के मेटल्स और ले जाने के लिए यू ट्रांस समाधान मौजूद हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि अफ्रीका के पास अभी पैसा नहीं है। वहां से जो कुछ भी निकाला जा सकता था वह अनिवार्य रूप से निकाला जा चुका है। कई जगहों पर तो लोग सचमुच भूख से मर रहे हैं। इसलिए स्थानीय सरकारों से ये उम्मीद करना कि वह अपने बजट से पैसा निकालकर ऐसी परियोजनाओं में निवेश करेंगे, ये कठिन है। पश्चिम देशों से भी निवेश की उम्मीद करना मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रांसीसी लोगों को अनिवार्य रूप से नाइजर से बाहर निकाल दिया गया था और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां रूस और चीन अब सक्रिय रूप से मौजूद हैं। इसलिए रूस या चीन द्वारा इस तरह के बुनियादी ढांचे और परिवहन गलियारे के विकास में निवेश करना एक प्रमुख दिशा बन सकता है। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जमीनी स्तर पर काम रुक जाना चाहिए। हम उसे जारी रखेंगे, लेकिन अपने प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता है। जी हाँ, हम पहले से ही ऐसा काम शुरू कर चुके हैं और मुझे लगता है कि वास्तव में ये सही रणनीति भी है। एक गरीब क्षेत्र के भीतर पैसा खोजने की कोशिश करने के बजाय बड़े निगमों यानी कॉरपोरेशंस के माध्यम से उनके हितों के तालमेल के साथ व्यापक रूप से इस पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई कच्चे माल में रुचि रखता है, कोई ऊर्जा में रुचि रखता है, कोई रियल एस्टेट बाजार में रुचि रखता है, तो कोई औद्योगिक विकास में। अब इन सभी हितों को एक साथ जोड़ना, यही वह बड़ा कार्य है जो हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफल हो सकता है और यह काफी तेजी से भी किया जा सकता है, क्योंकि विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमारी प्रौद्योगिकी अन्य विकल्पों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण बचत प्रदान करती है। जी हाँ, इसी तरह के बुनियादी ढांचा विकास निगम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस बनाना शायद अब सही रास्ता है। संभावित भागीदारों को निगम में आमंत्रित करना और फिर तैयार समाधानों और संभवतः वित्तीय भागीदारों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करना। वैसे आपको बता दें कि वे परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए तैयार हैं। कई बड़ी कंपनियों ने मुझसे संपर्क भी किया है। उनमें से एक पनामा में स्थित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज कंपनी है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई परियोजना है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। हम बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। निश्चित रूप से यह परियोजना व्यावसायिक रूप से आकर्षक होनी चाहिए, कमर्शियली अट्रैक्टिव। वे केवल मानवीय आधार के ऊपर ये कंपनियां क्षेत्रीय विकास के लिए वित्त पोषण नहीं करेंगी, लेकिन कच्चे माल के लिए, मेटल ओर्स के लिए और अन्य प्रमुख संसाधनों और परिवहन से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जो कि जल्दी पेबैक देती हैं, वह वास्तव में निवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। तो हम समझते हैं कि हमें छोटे और तेज वापसी यानी कि जल्दी पेबैक वाले प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में क्या करना है। हम अपनी संभावनाओं को भी समझते हैं। अफ्रीका को देखें तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, अन्य और उदाहरण भी हैं। यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो वियतनाम का लें। हम देखते हैं कि हनोई होची मिन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर को लागू करने की लागत की तुलना यदि वर्तमान में चर्चा किए जा रहे रेलवे समाधानों से करें तो केवल एक अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश की बचत को लगभग $50 बिलियन तक पहुंचाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अफ्रीका के मामले में जहां वास्तविक धन एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी बचत एक निर्णायक कारक बन सकती है और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। धन्यवाद ओलेग। आज की बातचीत के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने हमें देखा होगा यह उन्हें भी दिलचस्प लगा होगा। हम ऐसी बैठकों को जारी रखेंगे और विभिन्न देशों और महाद्वीपों में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रणालियों से जुड़ी तकनीकों को लागू करने वाली परियोजनाओं के बारे में बताते रहेंगे।
Спасибо за आपके внимание. ध्यान के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए अलविदा।